है। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नेट का फर्स्ट पेपर जनरल पेपर। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो वर्ष 2018 तथा 2019 के दौरान एक कंपनी के 5 विभिन्न विभागों ए से ई में कर्मचारियों के वितरण की प्रतिशतता दर्शाती है। वर्ष 2018 तथा 19 के दौरान कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 18,000 तथा 20,000 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्मचारियों का विभागवार वितरण ये रहे ए बी सी डी ई 2018-19। फर्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्ष 2018 में विभाग ए में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 24,000 था तो वर्ष 2018 में विभाग ए का अनुमानित वेतन व्यय कितना था? यह है ऑप्शन डी 9.5 करोड़। फिर सेकंड इसमें वर्ष 2018 के संदर्भ में वर्ष 2019 में विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? इसका है ऑप्शन सी 23.45%। फिर थर्ड क्वेश्चन वर्ष 2018 के संदर्भ में वर्ष 2019 में कौन से विभाग के कर्मचारियों में सर्वाधिक परिवर्तन निरपेक्ष संख्या द्वारा प्रदर्शित था? यह ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी डी विभाग। फिर फोर्थ नंबर में आएगा वर्ष 2018 के अंत में यदि 300 कर्मचारियों ने विभाग बी छोड़ा है तो वर्ष 2019 में कितने नए कर्मचारी विभाग बी में सम्मिलित हुए हैं? ऑप्शन सी 1360। फिर फिफ्थ नंबर में आएगा वर्ष 2019 में विभाग डी की तुलना में वर्ष 2018 में विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? इसका है ऑप्शन ए 9:25। फिर 6 नंबर है, इसमें है अंतर क्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है? ऑप्शन सी यह है वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। इसकी व्याख्या अंतर क्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत सहायक है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता करनी चाहिए। फिर 7 नंबर, इसमें है मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी है, यह मानक संदर्भित उत्तर है इसका। व्याख्या में मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। यह मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने में किया जाता है। नीचे दिए गए 8 नंबर, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, इसमें है अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रिया एवं तात्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। कथन सेकंड है, यह स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार के अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। इसका है ऑप्शन ए है
दोनों कथन सही हैं। अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें लघु सोपान, सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, स्व तीव्रता, स्व मूल्यांकन और तात्कालिक प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशनात्मक सामग्री के परिणामों से प्रभावित व्यवहारों में परिवर्तन अवबोध कराता है। फिर 9th नंबर में आएगा, इसमें निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र डोमेन में उच्चतर स्तर का माना जाता है? ऑप्शन सी है, इसका है बी और डी। यह चैत्रिककरण और डी में आएगा व्यवस्थापन। इसका है व्याख्या में आएगा, व्याख्या में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया था, जो अधोलिखित है। ब्लूम वर्गीकरण संज्ञानात्मक में ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और भावात्मक में आएगा उद्दीपन, फिर कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, फिर स्वाभाविकरण, फिर आदत, मनोगत्यात्मक में आएगा चैत्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारण, मूल्यांकन, अनुक्रिया, अधिग्रहण। फिर इसमें आएगा 10 नंबर में आएगा निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अबोध स्तर का वर्णन करती है? इसका है ऑप्शन है डी में आएगा, ऑप्शन डी में आएगा बी और डी। इसमें शिक्षण का अवबोध स्तर शिक्षण की स्मृति स्तर से उच्च होता है। यह अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक योग्यता को बढ़ाता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षण के इस स्तर पर चीज़ों को उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है तथा यह पारस्परिक व्यवहार का गुण भी विकसित करता है, जो शिष्यों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट कथन में आएगा शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तत्वों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। कथन सेकंड, शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है, जिससे शोध परिकल्पना के निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। इसका है आंसर। कथन सेकंड गलत है। शून्य परिकल्पना से आशय उस अंतरिम कथन से है जिसके अनुसार समग्र के दिए हुए किन्हीं 2 चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होता अथवा शून्य संबंध होता है। शोधार्थी शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत शून्य अथवा असिद्धि करने के लिए कार्य करते हैं। यह 12 नंबर, निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। इसमें है ऑप्शन बी में आएगा। बी में विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य शोध समस्या के लिए केंद्रित समूह चर्चा आधारित पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। केंद्रित समूह चर्चा गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 तक होती है। इसमें एक मध्यस्थ जो कि विशेषज्ञ होता है, प्रतिभागियों को चर्चा सुलभ कराने के साथ साथ शोध संबंधित प्रश्न पूछने का कार्य करता है। यह प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समष्टि करने वाले इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है? इसका है ऑप्शन 13 का आएगा। यह क्लस्टर या समूह प्रतिदर्श
चयन पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है अथवा क्लस्टर या समूह परिदृश्य के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा संवर्ग को परस्पर अन्य समूह में विभाजित करके समूह से प्रतिदर्श एकत्रित किया जाता है। समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधि है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। कथन सेकंड है, इसमें आएगा गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों से है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। ये विशेषताएं निम्न हैं। आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग, सांख्यिकी उपकरणों का कम उपयोग, वास्तविक परिदृश्यों का पदार्थों का प्रत्यक्ष स्रोत होना, पदार्थों का चित्रों व शब्दों का स्वरूप लेना, कोमल पदार्थों का प्रयोग जिनमें लोगों, स्थानों और वार्तालापों का विवरण होता है इत्यादि। 15 नंबर है, शोध अध्ययन के निम्नलिखित कौन से चरण के संबंध में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। इसका है ऑप्शन है शोध आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन और शोध परिणामों को सूचित करने तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करने के दौरान शोध आचार या नैतिकता के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। 16 नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। ऑप्शन सी है तथ्यों का। यह युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था, किंतु धीरे धीरे यह कई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में ICT नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टि का व्याप्त हुआ है तथा अतः नए मीडिया के कारण जो ICT का अंग है अधिगम तथ्यों का संग्रह नहीं रह गया। 17 शैक्षणिक संस्थानों में संप्रेषण के प्रबंधन में कौन से सर्वाधिक प्रमुख तत्व हैं? इसका है डी है संचार का प्रबंधन। एक शैक्षिक संस्थान में संचार की सभी प्रजातियों की योजना, इसके क्रियान्वयन, निगरानी और पुनरीक्षण के बारे में है। इसमें संचार के पहलुओं के रूप में संचार रणनीति, डिजाइन तथा सूचना के प्रवाह का प्रबंध शामिल है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं में संप्रेषण के प्रबंधन में निम्नलिखित सर्वाधिक प्रमुख तत्व हैं। कार्य भूमिकाओं की रचना करना, दूसरों को सूचना देना, जब भी संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन करना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, इसमें कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना। कथन सेकंड है, किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका है ऑप्शन कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है, क्योंकि किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को केवल कक्षा में आंतरिक तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। 19 शैक्षणिक संप्रेषण के संस्थानों का कला कर्मानुसार क्रम है। इसका है ऑप्शन है शैक्षणिक संप्रेषण का कला कर्मानुसार क्रम निम्न है। A
IRUGC देश भर की कक्षा, फिर है EOCEC ज्ञानवाणी, फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका है ऑप्शन ये है संचार। सूची फर्स्ट में संचार के प्रकार, सेकंड में है विवरण। युग के संचार संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता है। लोक संचार औपचारिक तथा संरचित संस्थान के अंदर होता है। संगठनात्मक संचार अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रभावित होते हैं। व्यापक जन संचार बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। इसमें है फिर है 21 नंबर है सूची फर्स्ट में को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दी गई सूचनाओं के वर्गमूल सूची सेकंड में दिए गए हैं। ठीक है, इसकी है संख्या सही सम्मिलित है। संख्या वर्गमूल यह 41,209, इसका हो जाएगा 203 का है वर्गमूल। और फिर 8 से 41 का हो जाएगा 29 वर्गमूल। 81 का 9 हो जाएगा। फिर 53,824, इसका होगा 232। सूची 22 नंबर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विभिन्न प्रकार की संख्याएं तथा सूचियों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। इसमें है उदाहरण संख्याओं के प्रकार, फिर उदाहरण है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। फिर पूर्णांक होती है प्लस माइनस की, इंटीजर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से 1 से विभाजित हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13। फिर 23 नंबर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज में अर्जित ब्याज का पुनः निवेश शामिल है, जिस पर भी भविष्य के वर्ष में ब्याज अर्जित होता है। कथन सेकंड, साधारण ब्याज वह राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज तथा मूलधन की राशि के योग पर अर्जित अथवा प्राप्त होती है। इसमें है कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है। साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित दर पर मूल राशि पर प्राप्त होता है, जिस पर भविष्य में कोई ब्याज नहीं मिलता। विषम जोड़े या समूह ज्ञात कीजिए। इसमें आ जाएगा ऑप्शन है इसके हैं व्याख्या सहित ऑप्शन इसके यह फर्स्ट है 66 से 70 अंतर है 4। फिर 30 से 48 अंतर है इसमें 18। फिर है 80 से 98 तक, इसमें अंतर है 18। फिर है डी में 40 से 58 तक, इसमें भी 18 है। फिर 72 से 90, इसमें भी अंतर 18 है। अतः सभी युग्मों का अंतर 18 है, केवल एक को छोड़कर जिसका अंतर 4 है। फिर इसमें 25 नंबर में आएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है सततमक वितरण को 100 समान भागों में विभाजित करता है। कथन सेकंड है विस्तार शून्य तथा उच्चतम मान के मध्य का वितरण है। ऑप्शन इसका सी है। फर्स्ट सत्य, सेकंड गलत है। इसमें है व्याख्या सहित। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। प्रसार किसी दिए गए आंकड़े के न्यूनतम मान और उच्चतम का अंतर होता है। 26 नंबर कूटित भाषा में यदि एनिमल को लेमिना के रूप में लिखा जाता है तो CIRCLE को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से। यह ANIMAL को लिखा इन्होंने L, फिर A, फिर I लिया, फिर M लिया, फिर N, फिर A, फिर ऐसे
IRCLE को इसमें लिया पहले E, फिर लिया L, फिर R लिया, फिर लिया C, फिर I, फिर C। निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी व्याख्या सही तो B है। D से F तक 2+, और F से G तक 1+, और G से J तक 3, फिर सेकंड में H से K तक +3, और K से L तक +1, और L से O तक +3, और 3 में है M से M+2 O, O+1 P, P+3 S, और T+2 V, V+1 W, W+3 Z। फिर इसमें 28 नंबर, 4 व्यक्तियों A, B, C और D के परिवार में D, B से लंबा है तो C सबसे छोटा है, और A उनमें से केवल एक व्यक्ति से लंबा है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है इसमें केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, इसमें है। फिर इसमें 29 नंबर में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अरस्तु की पारूपिक प्रतिज्ञप्तियाँ दी गई हैं, जबकि सूची सेकंड न्याय दर्शन की तकनीकी नाम दर्शाती। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, इसकी है व्याख्या। इसकी व्याख्या है, इसमें आ जाएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसमें आएगा ए, सुकरात नस्वर है, इसमें प्रतिज्ञा। फिर बी, क्योंकि वह एक आदमी है, हेतु। सी है, जो भी आदमी है वह नस्वर है, उदाहरण पाइथागोरस, उदाहरण। फिर सुकरात एक आदमी है जो निरपवाद रूप से नस्वर है, उपनयन। अतः सुकरात नस्वर है, निगमन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है? अग्नि शीतल क्योंकि यह एक पदार्थ है। आंसर, अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ में बाधित हेत्वाभास निहित है। यह एक विरोधाभासित हेत्वाभास होता है। 31, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट, ALU अभिप्राय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से हैं। कथन सेकंड, UPS का अभिप्राय यूनिफॉर्म पावर सोर्स से है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन कथन है। इसमें कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। ALU का अभिप्राय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से है, और UPS का अभिप्राय इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई से है। फिर 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी है, यह ए और डी। इसमें है ए और डी में ए और डी सही हैं। ए में आएगा इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। फिर है इसमें है बी में डी, यह है इंटरनेट नेटवर्क है। इसमें है। फिर इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। 33, इसका है सही। प्रोग्रामिंग भाषा है C++, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP। फिर इंटरनेट है, यह वाइड एरिया नेटवर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये MS पावर पॉइंट। ये नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण RAM है। फिर इसमें है कथन सेकंड है। कथन सेकंड में आएगा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका ऑप्शन ए है। फर्स्ट और दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसमें आ जाएगा आंसर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। फर्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम शामिल होते हैं, यह एक अस्थायी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी एक बाह्य मेमोरी होती है जो
पेन ड्राइव, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि। इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है? ऑप्शन डी में आएगा परम शिवाय। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत परम शिवाय कंप्यूटर लगाया गया था। फिर 36 नंबर है, इसमें है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है? इसका है ऑप्शन आएगा डी आएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य फर्स्ट। उद्देश्य सी, वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करने के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है। फिर 37 कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन सी को अनुपात से सही अवरोही क्रम में पहचानिए। ऑप्शन ए है, इसमें कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन सी से नाइट्रोजन के अनुपात सी अनुपात एन का अवरोही क्रम है। कागज ग्रेटर देन पत्तियों तथा बेल बूटे ग्रेटर देन गाय के गोबर की खाद ग्रेटर देन खाद अपशिष्ट। फिर 38 में आएगा ध्वनि प्रदूषण विनियम में एम नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है। इसका है डी में आएगा 40 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है 40 डेसिबल। स्केल ए पर यह क्षेत्र जोन और ध्वनि सीमा दिन रात्रि में औद्योगिक क्षेत्र में है दिन में 75, रात्रि में 70, वाणिज्यिक क्षेत्र इसमें 65 दिन में और इसमें 55 रात में है। फिर आवासीय क्षेत्र में है 55 और रात्रि में है, दिन में तो 55 है, रात्रि में है 45। फिर शांत जोन विद्यालय, अस्पताल, कोर्ट आदि में 50 तो दिन में है और रात्रि में है 40। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कथन में आएगा वाष्पशील कार्बनिक रसायन VOCs सामान्यतः भूतल जल की अपेक्षा भूजल में सामान्यतः पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रदूषक तत्व हैं। इसका आ जाएगा सेकंड कथन में आएगा पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOCs कसौटी के मापदंडों में से एक है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन सी है, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। कथन सेकंड गलत है क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए वाष्पशील कार्बनिक रसायन VOCs कसौटी का मापदंड नहीं है। पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मापदंड हैं pH मान, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, गंधकी, क्लोराइड, क्षारीयता, कठोरता, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रोजन इत्यादि। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? ऑप्शन डी है। यह है ऑप्शन डी में व्याख्या सहित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, जिसे 30 जून 2008 से शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत एक मिशन नहीं है। यह राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, यह सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय हिमालयीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। यह NAPCC
PCC। फिर इसमें 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वर्जयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया? ऑप्शन बी है जगदला विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ विशेष विषय व्रजयाना बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया। इसका निर्माण बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया। यह बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें है 42 नंबर में आएगा, जैसा अब प्रचलित है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाले कौन से निकाय समितियां हैं? ऑप्शन बी है जैसा अब प्रचलित है विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाली निकाय संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद है। इसमें है 43 में आएगा संयोजक के रूप में प्रोफेसर ए ज्ञानम के साथ यूजीसी द्वारा नियुक्त की गई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति से होने वाली कार्य योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका है आंसर व्याख्या सहित है। प्रोफेसर ए ज्ञानम के संयोजन में यूजीसी द्वारा गठित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति 1993 ने शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नम्यता और स्वायत्तता प्रदान और डीम्ड विश्वविद्यालयों के अनियंत्रित वृद्धि पर रोक लगाने के सुझाव दिए। समिति की प्रमुख सिफारिशों में शामिल थे जो निम्नवत है: चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS, पाठ्यक्रम विकास सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या निर्णय लेना आदि। फिर 44 विश्वविद्यालयों में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM की अवधारणा को आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सहायक माना जाएगा? इसका है ऑप्शन इसका ऑप्शन है व्याख्या सहित है। ए व्याख्या सिस्टम की सोच भागीदारी प्रबंधन और SWOT ताकत दुर्बलता अवसर तथा चुनौती विश्लेषण को विश्वविद्यालय में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन TQM की अवधारणा को प्रारंभ करने के लिए सहायक माना जाएगा। यह है स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ है प्लस और वीकनेस है माइनस है SWOT से अभिप्राय किसी कंपनी विश्वविद्यालय व्यवसाय में आए परिवर्तन को कंपनी कर्मचारियों एवं नेतृत्वकर्ता द्वारा किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है से है। परिवर्तन को सकारात्मक लेने पर वह कंपनी की स्ट्रेंथ बन सकती है, नकारात्मक लेने पर वीकनेस का कार्य करेगी। इसी प्रकार परिवर्तन कर्मचारियों के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, लेकिन यदि कर्मचारियों द्वारा असफलता मिलती है तो यह कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। 45 नीचे दो कथन दिए। कथन फर्स्ट है योग शरीर के साथ मन तथा मन का आत्मा के साथ संयोजन है। इसका है सेकंड कथन में आएगा मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालयों स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे योग प्रोग्रामों के अंगभूत हो सकते हैं। इसका है ऑप्शन व्याख्या सहित है। यह कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। योग का अर्थ है संयोजन या स्वयं के साथ संयोजन, शरीर मन और आत्मा के मध्य, मानवता के साथ, प्रकृति के साथ और सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ संयोजन। मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालयों स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे योग कार्यक्रमों के अंगभूत हो सकते हैं। इसमें
व्याख्या गद्यांश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि प्रारंभिक अवधि में अधिगमकर्ता के बारे में प्रबल रूप से सोच यह रही है कि वह रिक्त जीव है और बाद की अवधि में चलकर उसे एक सक्रिय जीव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो आगे की अवधि में इसे एक सामाजिक जीव के रूप में उपकल्पित किया गया। पहली अवधि में अधिगमकर्ता की प्रवृत्ति के बारे में सोच साचर्यवादी दृष्टि से प्रभावित रही है, जबकि दूसरी अवधि में यह गेस्टाल्टवादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों से है। बाद में चलकर यह अवधारणा सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं समूह गत्यात्मकता की विचारधारा से ओतप्रोत भी रही है। अधिगमकर्ता के रूप में बालक को एक सामाजिक जीव माना गया है तथा अधिगम के अंतर व्यक्तिगत कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप घटित व्यवहार के रूप में लिया गया है, जिसमें कक्षा गृह का प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे के लिए उद्दीपक की भूमिका में लिया गया। समूह परिवेश से संबंधित अवधारणाओं तथा लुवीन एवं उनके सहयोगी द्वारा 1930 के दशक में किए गए अध्ययनों, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की विचारधारा से संबंधित मुद्दों से बल मिला, उनका कक्षा गृह पर पड़े प्रभाव के बारे में कुछ कहना अतिशय प्रतीत होता है। असंख्यक अभिलेखों, पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यक्रमों में यह विचार एवं शोध परिणाम पर कक्षा गृह की परिस्थिति में अनुप्रयुक्त हुए तथा इसके चलते शैक्षणिक शब्दावली में सत्तापरक, लोकतांत्रिक एवं वांछतावादी धारणाएं एवं शब्दावली वांछनीय अथवा अवांछनीय रूप से एक अविच्छिन्न अंग बन गए हैं। अधिगम प्रयोगशाला में प्रयोगकर्ता पूर्व में प्राय असंदर्भित अंतर व्यक्तित्व संसाधित तथा लघु समूहगत प्रक्रियाओं के प्रति कक्षा में शिक्षक समाज मितीय संरचना एवं समूह गत्यात्मकता के प्रति आकर्षित हुए। कहने को होगा कि समकालिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में आदर कक्षा गृह की छवि के बारे में परिवर्तन हुए। यदि अधिगमकर्ता प्रथमतः एक सामाजिक जीव है तो उसकी कक्षा का प्रयोजन मुख्य रूप से सामाजिक होना चाहिए। इसी प्रकार यदि अधिगम एक सामाजिक या समूहगत प्रक्रिया है तो वृत्तीय या समूह केंद्रित कक्षा गृह का स्वरूप, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सामने होता है, जैसा कि पहले विद्यार्थी को बाध्य होकर शिक्षक के सामने होना पड़ता था, अंतिम स्वाभाविक एवं व्यवहारिक ही नहीं हो प्रतीत होता, अपितु अधिगम परिवेश की दृष्टि से आवश्यक भी है। काल क्रमेण कक्षा गृह की इस प्रकार की छवि लोकप्रिय भी बन पाई है। यह 40 बच्चे के बारे में प्रथम दृष्टि किस अधिगमकर्ता के रूप में थी? यह ऑप्शन डी सहचार्य व्याख्या है इसकी। बच्चे के बारे में प्रथम दृष्टि सहचार्य अधिगमकर्ता के रूप में थी। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिगम का गठित होना निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिगम प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक के रूप क्रियाशीलता द्वारा घटित होता है। कक्षा का समूह वातावरण किसके द्वारा प्रबलित होता है? इसका है ऑप्शन बी कक्षा समूह का वातावरण वैचारिक मामलों द्वारा प्रबलित होता है। फिर 49 में अधिगम प्रयोगशाला में ध्यान केंद्रित अंतरित हुआ है। इसका है ऑप्शन डी समूह की गतिशीलता का अवबोध करने की ओर। इसका है अधिगम प्रयोगशाला में ध्यान केंद्र समूह की गतिशीलता का अवबोध करने की ओर हुआ है। गद्यांश के लेखक का मत इसके पक्ष में है। ऑप्शन सी वृत्तीय अधिगम। गद्यांश के लेखक का मत वृत्तीय अधिगम के पक्ष में है।